अस्सलाम वालेकुम। दश्ते फिराक की किस्त नंबर 7 में आप सबको खुश आमदीद। अगली एपिसोड शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि हमारे नॉवेल्स के साथ आप लोग बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। उमर सोने के लिए लेट चुका था जब उसे तहाम को विश करने का ख्याल आया। हैप्पी बर्थडे बॉस, उमर ने उसे मैसेज भेज दिया। फिर किसी ख्याल के तहत उसकी लोकेशन चेक की। उसे लगा था जैसे वो घर नहीं गया होगा। तहाम की गाड़ी और फोन शहर से दूर किसी इलाके में अपनी मौजूदगी शो कर रही थी। खतरे का एहसास होते ही उमर जल्द अज जल्द उस लोकेशन पर पहुंचा था। उसे दूर से ही तहाम की गाड़ी खड़ी नजर आई थी। उसने गाड़ी खोलकर चेक की तो तहाम वहां नहीं था। अंधेरी रात में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो उसे आवाज देता इधर उधर बौखलाया हुआ चिल्ला रहा था। दूर कहीं उसे लगा कोई गिरा हुआ है। वो तहाम को पुकारते हुए उस जानिब भागा। तहाम मुकम्मल होश में नहीं था। वो जमीन पर गिरा हुआ था। बाल उसने अपने हाथों से नोचे हुए थे। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो बाकायदा हिचकियां ले रहा था। उमर ने घबरा कर उसे उठाया, उसे होश में लाने की कोशिश की, उसके हाथों की गिरफ्त से उसके बाल आजाद कराए। उसके गर्द आलूद चेहरे पर पानी उंडेला तो उसकी ख्वाबीदा आंखें खुली। बॉस, बॉस आप ठीक हैं? उमर मसलसल उसे पुकार रहा था मगर उसने किसी पुकार का जवाब नहीं दिया। वो गर्दन ढलकाए आसमान देख रहा था। उमर ने उसके चेहरे पर बहते आंसू अपने हाथों से पोंछे। उसे उठाकर बिठाया, उसे पानी पिलाया, उसकी शर्ट के बटन बंद करके उसके इर्द गिर्द उसके गर्द आलूद कपड़े झाड़े। वो बिल्कुल उसके भाई की तरह उसे संभाल रहा था। उमर ने तहाम को इस हालत में उस दिन पहली दफा नहीं देखा था। वो उसका पुराना साथी था। उसने तहाम को उसके सबसे बदतर हालात और बेहतरीन हालात दोनों में देखा था। उसकी अक्सर हालत ऐसी हो जाती थी जब उसके पास कोई नहीं होता था, तब भी उमर होता था। उमर ने उसे बहुत बुरे वक्तों में भी संभाला था। उससे भी बदतरीन हालात में वो तहाम को संभाल चुका था। उसने तहाम को अपनी आंखों से बिखरते हुए देखा था। उस पर बीतने वाली सारी कयामात उसने अपनी आंखों से देखी थी। जब वो तहाम को इस हालत में पाता था, वो हमेशा अकेले ही उसके पास आया था। उसने कभी किसी और को इसकी हालत, उसकी कमजोरी की भनक भी नहीं पड़ने दी थी। उमर ने बहुत मुश्किल से तहाम को सहारा देकर उठाया और गाड़ी में लाकर बिठाया। वो गहरी सांसें लेता निढाल सा सीट पर सर टिकाए बैठा था। उमर खामोशी से उसे देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए उमर ने गाड़ी चला दी। तहाम बदस्तूर गहरी सांसें लेता आंसू को उमड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन पूरा घंटा ड्राइव करने के बाद उमर ने गाड़ी एक सुनसान इलाके में रोक दी। तहाम ने हाली नजरों से बाहर देखा तो उसका पूरा वजूद शल रह गया। भाई चले फातिहा पढ़ लेते हैं। तहाम को अपना वजूद बेजान महसूस हुआ। उमर ने उसे सहारा देकर गाड़ी से निकाला और कब्रिस्तान में ले गया। वो एक कब्र, वो जहां तहाम की कुल कायनात मदफन थी, जहां पहुंचकर उसे अपनी औकात का शिद्दत से एहसास होता था। जहां वो आता तो हर बार नए सिरे से मर जाता था। वो खुद को उमर की गिरफ्त से आजाद करवाता तेजी से उसकी कब्र की जानिब लपका। बौखला कर उमर ने उसे कमर से पकड़कर जकड़ लिया। वो बेकाबू हो रहा था। वो इतनी तकलीफ से चीख रहा था कि लगता था कि उसका दिल फट जाएगा। उमर ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो बिफरे हुए शेर की मानिंद उसके बाजुओं से निकलकर उस कब्र की तरफ लपक रहा था। उमर की आंखें भर आ गई। उसे इस हालत में देखना हमेशा मुश्किल होता था। इस कब्रिस्तान के पास एक मस्जिद थी जिसमें यूसुफ इस वक्त तहज्जुद के लिए उठा था। बाहर से किसी की बुरी तरह रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ा चला आया। तहाम की बेइंतहा बुरी हालत देखकर उसने इस पर कलाम इलाही की चंद आयात पढ़कर फूंकी। वो बार बार तहाम पर दम कर रहा था ताकि वो कुछ पुरसकून हो जाए। यूसुफ की काफी मेहनत के बाद तहाम थोड़ा संभला था। वो उमर के बाजू में बेदम सा हो गया था। उसकी हालत बेहाल और निढाल हो चुकी थी। यूसुफ की मदद से उमर ने उसे गाड़ी में बिठाया और इसे वहां से लेकर निकल गया। आज की रात बहुत कठिन थी। उमर उसे घर ले गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसको अकेला छोड़कर कैसे वापस जाए। घर के ड्राइववे पर गाड़ी रोकते ही तहाम उतरकर अंदर चला गया। दुरानी हाउस पर सकूत तारी था। मकीन सो चुके थे। उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। अब वो लोग तहाम का इंतजार नहीं करते थे। हर तरफ की लाइट्स ऑफ देखकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसके बोझल कदमों की चाप बता रही थी कि उसे अपनी जिंदगी किस कदर बोझल महसूस हो रही है। अपने कमरे के दरवाजे के नॉब पर वो हाथ रखे हुए कई लम्हे साकित खड़ा रहा।
इस लम्हे उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इस तन्हाई की कैद में सांस लेने की, इस अजियत को मजीद सहने की। उसकी जान निकल रही थी, घुट घुट कर, आहिस्ता आहिस्ता, अजियत से, कर्ब से। आखिरकार उसने नॉब घुमा दिया और दरवाजा खुलता चला गया। उसके वजूद की खुशबू ने उसे अपने लपेट में ले लिया। उसने गहरी सांस लेते इस खुशबू को अपने वजूद में उतारा। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उस तन्हाई में वो जानलेवा खुशबू तहाम के बेजान कदम लड़खड़ा गई। वो अपने बेड के पास बेदम सा होकर गिर गया। अपना रुखसार उसने बेड पर रख लिया। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी की आगोश में सर रखे हुए बैठा है। उसने बेडशीट अपनी मुट्ठी में भींच ली। एक हवा के झोंके ने उस कमरे की साकित हवा में तहाम के बालों को लहराया। उसने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। उसे अपने कमरे में अनजानी सी रोशनी महसूस हुई। उसे डर लग रहा था। उसे अपने बालों में किसी का हाथ महसूस हुआ, नर्म, मुलायम, जान निकाल देने वाला लम्स। मुट्ठी में जकड़ी बेडशीट को किसी ने उसकी गिरफ्त से आजाद कराकर उसके हाथों को अपने मुलायम हाथ में ले लिया था। वो इस लम्स को पहचानता था। इस लम्स के एहसास से ही तो वो अभी तक सांस ले रहा था। उसकी मुतवर्रिम सुर्ख हो चुकी आंखें फिर भर आ गई। एक आंसू उसके जब्त की तौहीन करता उसकी बंद आंखों के किनारे से निकलता बिस्तर में जज्ब हो गया। वो सारी रात इसी हालत में पड़े रहा था। सारी रात वो मुलायम हाथ उसके बालों में गर्दिश करता रहा। सारी रात वो लम्स उसे महसूस होता रहा। फजर की अजान की आवाज आई तो उसने एकदम आंखें खोल दी। सब कुछ गायब हो गया। वो हवा, रोशनी, लम्स सब खत्म हो गया। कमरा नीम तारीकी में डूब गया। वो एक बार फिर तन्हा रह गया था। नमाज पढ़ने के बाद उसने कुरान पाक पढ़ा। ये उसका मामूल था। फिर उसने नवाफिल पढ़े। जो रात बाकी रातों की निस्बतन ज्यादा कठिन गुजरती थी, वो सुबह उम्मे हानी के लिए नवाफिल पढ़ता था। फिर वो ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद नाश्ते के लिए बाहर निकला। वो बड़े इनफॉर्मल कपड़ों में था। उसने ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट। वो इस दिन ऑफिस का कोई काम नहीं करता था, लेकिन एक प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए उसे लाजमी ऑफिस जाना था। सब लोग उसका नाश्ते पर इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी बांधता अपने कमरे से निकल रहा था। सामने से आता हारिफ उसे देखकर उसकी तरफ भागा। हैप्पी बर्थडे बड़े बाबा, उसने खुशी से चीखते हुए तहाम को गालों पर बोसा दिया। उसके प्यार पर तहाम निहाल हो गया। जवाबन तहाम ने उसे जोर का प्यार किया तो हारिफ से बर्दाश्त ही ना हुआ। हैप्पी बर्थडे तहाम, मलिहा फीका सा मुस्कुराती उसके साथ लगी। उसने मलिहा के माथे पर बोसा दिया। राइमा भी आई। उसने भी ऐसे ही उसे विश किया। अबान ने बढ़कर उसे सीने से लगाया। कितने ही लम्हे वो अबान के सीने लगा खड़ा रहा। वो उसका छोटा भाई था। उसे अबान की गिरफ्त में सुकून महसूस हुआ। हल्की फुल्की गपशप में नाश्ता हुआ। अबू बकर दौरानी पहले ही नाश्ता करके बाहर गाड़ी की तरफ जा चुके थे। वो भी जल्दी उसे अपना नाश्ता मुकम्मल करता बाहर चला गया। अबू बकर दौरानी उसका इंतजार कर रहे थे। उसे सामने से आता देखकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। तहाम उनके गले लग गया। तहाम से अलग होकर उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। तुम आज फिर रात भर नहीं सो सके? तहाम तजबत का शिकार हुआ। बेटे कब तक ऐसे रहोगे? उसने अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा। उसे पहले से ज्यादा कमजोर लगे। जब तक मुझ में सांस लेने की हिम्मत है बाबा, तब तक ऐसे ही रहूंगा। जैसे ही हिम्मत खत्म हो जाएगी, कर्ब भी खत्म हो जाएगा। तहाम के हल्क में गिल्टी डूब कर उभरी। वो अपने सन ग्लासेस लगाता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तहाम अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो अंश की चहकती हुई आवाज सुनकर मुस्कुरा पड़ा। हैप्पी बर्थडे तहाम। वो जोश से उसे विश करती टेबल के सामने से हटी तो वो वहां तहाइफ का ढेर लगा हुआ था। वो इसके बीच में तहाम का पसंदीदा केक पड़ा था। तहाम आगे गया तो उसने केक। अंश खुशी से उसे देख रही थी। वो आज बला का हसीन लग रहा था। तहाम ने एक छोटा सा टुकड़ा अंश को खिलाया। वो उसका शुक्रिया अदा करके उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गया। तहाम अपनी मीटिंग से जल्द फ्री हो जाना, हम आज साथ डिनर करेंगे, वो इसे इत्तला दे रही थी। इस इनविटेशन का बेहद शुक्रिया, मगर तुम्हें पता भी है कि मैं आज के दिन कोई डिनर पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करता। अब तुम मेरे डिनर को रिजेक्ट करोगे? खुदाया, ये दिन भी देखना था मुझे। उसकी ओवर एक्टिंग पर तहाम भौंचक्का रह गया। डिनर रिजेक्ट नहीं कर रहा, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो थका हुआ था। बेख्याली में कहते कहते उसने अपनी ग्लासेस उतारकर टेबल पर रख दी। उसके चेहरे पर अंश की नजर पड़ते ही वो परेशान हो गई। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? वो चिल्लाई थी। तहाम की आंखें शदीद सुर्ख थी। मुतवर्रिम, जलन का शिकार,
رت جگوں اور شب ہجر کی منادی کرتی آنکھیں۔ شاید الرجی ہو گئی ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ رکو میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ پریشانی سے تیزی سے فون کی جانب بڑھی، لیکن تہام نے فون اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو بہت بہتر ہے، تھوڑی دیر میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ حالت دیکھو آنکھوں کی، پتہ نہیں تمہیں نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں۔ انش نے بوکھلا کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ تہام ہنس پڑا۔ سب نظر آ رہا ہے مجھے، اندھا نہیں ہوا ہوں یار۔ دیکھو تم نے آج 2 ہفتوں کے بعد دیسی آؤٹ فٹ پہنا ہے، تم نے دائیں ہاتھ میں سلور بریسلٹ پہنا ہے اور کانوں میں پرلز ٹاپس پہنے ہیں۔ بلش آن کا کلر آج چینج ہے، آئی لائنر میں معمولی سا فرق ہے، اور تم نوز ٹپ پر ہائی لائٹر لگانا بھول گئی ہو۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ٹیک لگائے وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ انش ہکا بکا رہ گئی۔ آج اس نے نیا بلش آن لگایا تھا اور جلدی میں وہ نوز پر ہائی لائٹر نہیں لگا سکی تھی۔ او گاڈ، اور اب بھی تم اس بات پر قائم ہو کہ میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں؟ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ تہام کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ رہی تھی جہاں سے تہام فرار چاہتا تھا۔ اچھا بتاؤ یہ تحفے کتنے لوگوں کی طرف سے ہیں؟ اس نے ایک نظر ٹیبل پر دھرے تحائف پر ڈالی اور پھر انش سے پوچھا۔ بات کو مت گھماؤ تہام، یہ سب میری طرف سے ہیں، اور آج رات ہم ساتھ ڈنر کر رہے ہیں میرے گھر 8 بجے۔ انش اس کے کسی بھی بہانے کو نہ مانتے ہوئے اسے مجبور کر چکی تھی۔ تہام اس کی ضد پر مسکرا کر رہ گیا۔ 8 بجنے میں تھوڑا وقت رہ گیا تھا۔ تہام پورا دن پروجیکٹ اپروول میں لگا رہا تھا۔ شاید اگر مصروف نہ ہوتا تو زیادہ مشکل ہو جاتا۔ تہام کو جاگتے ہوئے تقریباً 40 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک پیاس کے احساسات بہت کم ہو گئے تھے۔ بہرحال اس نے 8 بجنے سے پہلے اپنی میٹنگ ختم کی اور انش کے گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ شدید تھکاوٹ کا شکار تھا، اس کے پور میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی، مگر وہ مجبور تھا ڈنر پر جانے کے لیے۔ اس نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر سر کو پیچھے پھینک دیا۔ عمر راستے سے پھول لے لینا، وہ آنکھیں بند کیے بوجھل آواز میں بولا۔ سر کون سے پھول؟ عمر ڈرائیور ساتھ آگے بیٹھا تھا، جبکہ معمول کے مطابق تہام پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ وائٹ روزز امیں ہانی کو پسند ہے، تمہیں ایک بکے بنوانا خوبصورت سا، وہ خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ عمر ٹھہر گیا، اس نے بیک ویو مرر سے تہام کو دیکھا، وہ نیند کے اثر میں تھا۔ عمر پھولوں کی دکان سے وائٹ روزز کا بکے بنوا کر لایا اور اسے تہام کی سائیڈ والی خالی سیٹ پر رکھ دیا۔ تہام بدستور اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ انش کے گھر پہنچ کر گاڑی رکی تو تہام کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنی پوروں سے آنکھوں کو چھوا، وہ پہلے سے زیادہ متورم تھی۔ چند لمحے وہ اسی حالت میں بیٹھا اپنی آنکھوں کو دباتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے اپنے سر کو سہلایا۔ گردن تک میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہمت مجتمع کر کے وہ پھول لے کر نکلا اور انش کے گھر میں داخل ہو گیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے ایک بار پھر خوشبو نے گھیر لیا۔ لال گلاب کی خوشبو۔ اسے لگا اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا، اسے پسینے کے قطرے محسوس ہوئے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے انش بلیک ساڑی میں ملبوس، اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ سلیو لیس بلاؤز سے چھلکتے 2 دہیا سفید بازو، سیاہ چمکیلے بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ براؤن آنکھوں میں کاجل، کانوں میں ٹاپس کی چمک دور سے ہی دکھ رہی تھی۔ وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ تہام نے اپنی نگاہیں جھکا لی، اس کے دماغ میں ٹھیس اٹھی۔ انش اس کے مقابل پہنچ کر رک گئی۔ بہت شکریہ تہام، وہ اس کی مشکور تھی۔ اب اتنی سی بات پر شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تہام بمشکل مسکراتے اسے پھول دیے، اس کے رخسار پر رنگ پھیل گئے۔ انش دل سے مسکراتی اس کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تہام نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈال لیا۔ اس کا کچھ کھانے کا دل نہیں تھا، وہ جبرن ڈنر کر رہا تھا۔ انش مسلسل بول رہی تھی، وہ تحمل سے اس کے ہر سوال کا جواب اور بات کا رسپانس کر رہا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے تھے۔ انش اب بھی باتوں میں مصروف تھی، پتہ نہیں اتنی باتیں کہاں سے آتی تھی اسے۔ تہام نے بے بسی سے سوچا، پھر کافی دیر گزرنے کے بعد آخرکار تہام ہمت کر کے بول ہی پڑا۔ یار کافی ٹائم ہو گیا ہے، میرا برتھ ڈے اب ختم ہو گیا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ تہام نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ ابھی تو مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے تم سے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں تہام، اس نے زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر سجا لی۔ اچھا کہو، میں سن رہا ہوں۔ تہام نے بے بسی سے اجازت دی۔
वो इसे इनकार नहीं कर पाता था। अंश का चेहरा एकदम खिल उठा। तहाम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई, दिलकश और पुरकशिश मुस्कुराहट, दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट, सामने वाले को महव कर देने वाली और होश से बेगाना कर देने वाली मुस्कुराहट। अंश उसके चेहरे के डिंपल को खोई खोई सी देख रही थी। गोके वो उसकी बियर्ड्स पर मुख्फी था, मगर वो उसे दिखाई दे रहा था। अंश को लगा वो कुछ बोल नहीं पाएगी। जितनी बातें उसने सोच रखी थी सब दिमाग से महव हो गई। उसकी आवाज हलक्की में गुट गई। वो यार मैं कह रही थी, असल में उसने बेसाख्ता अपने माथे पर उबड़ने वाले कतरों को मसला। तहाम दिलचस्पी से उसके तासुरात और घबराहट देख रहा था। तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं तुम्हारी नजरों से कंफ्यूज हो रही हूँ। वो जिद हुई। तहाम के गालों पर उभरने वाला डिंपल मजीद गहरा हुआ। अंश कंफ्यूज हो रही है? ओह माय गॉड, वैसे आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अंश वो हंस रहा था। तुम्हें पता है तहाम, जब तुम हंसते हो, नहीं जब तुम मुस्कुराते भी हो ना, तो मुझे अपना दिल तुम्हारी मुस्कुराहट में डूबता हुआ महसूस होता है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी जान ले लेगी। वो ट्रांस किसी कैफियत में बोल रही थी। तहाम के चेहरे की मुस्कुराहट यकदम गायब हुई। उसका दिमाग घूम कर रह गया। तुम जब बोलते हो मैं तुम्हारी आवाज के शहर में खो जाती हूँ। तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि अगर तुम बोलते रहो तो मैं ऐसी कई सदियां तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ। तहाम के तासुरात बदल रहे थे। वो बमुश्किल अपने अंदर उठते भूचाल को दबाने की कोशिश कर रहा था। अंश उसके बदलते तासुरात पर गौर न कर सकी। वो मुकम्मल महव थी। अगर वो तहाम के चेहरे पर फैलते कहर को देखती तो वो साकित रह जाती। तुम जब कोई काम कर रहे होते हो और तुम्हारे हाथ तेजी से चल रहे होते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे हाथ थाम लूं और कभी ना छोड़ूं। जब तुम मुझे देखो तो मैं तुम्हारी आंखों में देखती रहूं, पलक तक ना झपकूं। अंश बस करो, ये क्या कह रही हो? तहाम का लहजा सख्त हुआ। तहाम मुझे बोलने दो, अब मैं और अपने एहसासात खुद तक नहीं रख सकती। अंश की आवाज भर आ गई। विल यू मैरी मी तहाम दौरानी? तहाम उसे देखकर रह गया। क्या कर रही थी वो? अंश मेरी बात गौर से सुनो। उसका लहजा नरम हुआ। तहाम बस करो प्लीज। तुम मुझे नहीं जानती, तुम मेरे पास्ट के बारे में ना वाकिफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता के। तहाम मैं मजीद कुछ नहीं जानना चाहती। मैं जितनी तुमसे आशना हूँ मेरे लिए काफी है। तहाम की तबीयत बोझल हुई। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। पूरा जिस्म थकन से चूर हो चुका था और उस सब पर अंश की फजूल बातें। मुझे इस वक्त चलना चाहिए, तुम होश में नहीं हो इस वक्त। वो तेजी से उसकी बात काटता उठ गया। वो इस वक्त उसे समझा नहीं सकता था और ना ही अंश इतनी आसानी से कोई बात समझती। उसका दिमाग खोल रहा था। वो तेजी से उसके घर से निकलता गाड़ी में आकर बैठ गया। चंद गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। वो बस एक लंबी नींद लेना चाहता था। सोने की कोशिश करने के बावजूद आंखें नींद से खाली रही। समात में बार बार अंश के कहे जुमले गूंज रहे थे। विस्तारत में उसका बेबसी भरा चेहरा घूम रहा था। वो जिच हो गया। गजबनाक होकर उठा और साइड टेबल से स्लीपिंग पिल्स निकाली। हाथ पर पूरी डब्बी उलटने पर सिर्फ 6 गोलियां निकली। इस माह मजीद एक बोतल इन पिल्स की खत्म हो चुकी थी। उसने वो 6 गोलियां मुंह में रखी और पानी से निगल ली। वो जानता था ये बहुत ज्यादा थी, मगर उसे इस लम्हे सिर्फ सुकून चाहिए था, बस। सुबह उसकी आंख मोबाइल पर मसलसल आने वाली कॉल से खुली। वो किसमिसाया, लेकिन कोई बड़ी फुर्सत से मसलसल कॉल कर रहा था। उसने हाथ इधर उधर मारते हुए मोबाइल ढूंढा और बंद आंखों से ही मोबाइल कान से लगाया। तहाम आज ऑफिस नहीं आए? तबीयत ठीक नहीं है? क्या लगा रखी है? वो झुंझुला गई। तहाम होश में आया। नींद नहीं खुली? टाइम क्या हुआ है? 12:30 हुए हैं, अंश ने बताया। तुम उठ चुके हो? उंगलियां मरोड़ते अंश ने फिक्रमंदी से पूछा। नाराज हो? वो कोई हातिर हुआ जवाब नहीं दे रहा था। लंच पर चले? मुख्तसर तरीन जवाब। यार ऐसे तो ना करो। वो रोहानसी हो गई। कोई जवाब ना पाकर वो फिर गोया हुई। ब्रेकफास्ट कर चुके हो? वो अभी नींद में था। अच्छा, वो दुखी सा बोली। ताम उसके किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा था, बस हम और पर ही इक्तिफा किया। कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद अंश ने बददिली से फोन बंद कर दिया। तहाम बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। काफी देर वो बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा। अजान की आवाज आई तो उठा। आज तो सुबह से कुछ नहीं पढ़ा। उसने तासुफ से सोचा। नमाज पढ़ी, दुआ की, नफल पढ़े, फिर दुआ की, कुरान पाक की तिलावत की, फिर दुआ की,
دعا جو اسے حاصل مختصر سے سکون کی واحد وجہ تھی۔ ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ لاؤنج سے کسی کے چہکنے کی آواز آنے لگی۔ باہر سے رائما کے بھی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید حارب اور ملیحہ نیچے آئے تھے۔ اس نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا اور لاؤنج پہ قدم رکھتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ سامنے انش بیٹھی حارب سے کھیل رہی تھی اور باقی سارے باتیں کرتے ہنستے نظر آ رہے تھے۔ تہام کا منہ ایک دم اتر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے انش کو خوش آمدید کہا۔ تہام کو دیکھنے پر انش جس طرح کھلکھلائی تھی وہ سب نے محسوس کیا تھا۔ تہام کو دیکھتے ہی حارب انش کے پاس سے اٹھ کر تہام کی طرف بھاگ گیا۔ وہ سب باقی لنچ کی تیاری کے لیے چلے گئے۔ تہام نے حارب کو گود میں اٹھایا اور اس کے گالوں پر زوردار پیار کیا اور آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ اس نے انش کو یکسر اگنور کیا۔ انش کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کے لیے تہام کی ناراضگی سہنا بہت مشکل تھا۔ کیوں آئی ہو؟ تہام نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ لنچ کرنے آئی ہوں تمہارے ساتھ۔ تہام دوبارہ حارب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے کل رات والی بات کسی کو بتائی تو نہیں؟ حارب کی طرف ہی دیکھتے ہوئے اس نے انش سے پوچھا۔ کون سی بات؟ انش نے اسے دیکھتے آنکھیں ٹپٹپائی۔ تہام نے مڑ کر اس سے غصے سے گھورا۔ گھر میں کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تم نے کل کیا حرکت کی ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں ہراساں کیا ہے۔ انش نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ویسے وہ ہراساں کرنا ہی تھا۔ اگر میں ایسی حرکت کرتا تو شاید اب تک جیل میں ہوتا، تہام نے بیزاریت سے کہا۔ حارب ملیحہ کی آواز پر اس کے پاس چلا گیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں اکیلے رہ گئے۔ کاش تہام تم نے واقعی وہ حرکت کی ہوتی تو یقین کرو اس وقت اس دنیا میں موجود سب سے خوش قسمت لڑکی میں ہوتی۔ اور بھائی لعنت ہو مجھ پر جو ایسی پیاری حرکت پر بھی میں تمہیں جیل بھیجوں تو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تہام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ انش تم رائما سے بھی چھوٹی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کر کے اس کی محبت کو حق میں ملاتا انش نے اس کی بات کاٹی۔ استغفر اللہ تہام، اب مجھے اپنی بہن مت کہہ دینا، خدا کا واسطہ ہے۔ اس کے بے ساختہ بوکھلا جانے پر تہام کا کہکہ گونجا۔ وہ سر پیچھے پھینکے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنستا چلا گیا۔ اس کی نظریں کتنے ہی لمحے تہام کی خوبصورت مسکراہٹ کا دیدار کرتی رہی۔ اگر کوئی مجھ سے اس لمحے میری جان بھی مانگ لے تو میں تمہیں یوں ہی ہنستا دیکھنے کے لیے جان دے دوں۔ تہام کی ہنسی تھم گئی، مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انش بےہودی کی کیفیت سے باہر آئی۔ کئی سال پہلے میں یہ جملہ تہام نے دورانی کو بولا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دورانی کے علاوہ کوئی اس کے لیے اس قدر دیوانگی کا اظہار کرے گا تو وہ یوں بیٹھا رہے گا۔ ہانی کے علاوہ وہ کسی کا اظہار محبت نہیں سن سکتا تھا۔ جتنی محبت ہانی نے اس سے کی تھی، اس کے بعد اسے نہ کسی کی محبت کی چاہ رہی تھی اور نہ ہی ضرورت۔ اتنے میں ملیحہ نے لنچ کی خبر دی تو وہ ڈائننگ میں چلے گئے۔ لنچ پر ہلکی پھلکی گپ شپ بھی چلتی رہی۔ تہام انش کے سوالوں کا جواب بھی دیتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل والی بات گھر والوں کو پتہ چلے۔ پھر ایک دم کچھ یاد آ جانے پر تہام بولا، رائما میرا فون روم میں ہے، لا دو ذرا۔ تہام نے رائما کی جانب دیکھا۔ وہ بھی لنچ کر رہی تھی۔ صرف انش کھانا کھا چکی تھی۔ تم بیٹھو رائما، میں لے آتی ہوں، انش نے سہولت سے کہا۔ نہیں آپ بیٹھے، میں لے آؤں گا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ میں مہمان تھوڑی ہوں جو تم ایسے کہہ رہے ہو، اس نے ہنس کر ٹالا۔ تہام کے اشارے پر رائما بیٹھی رہی اور انش تہام کا فون لینے چلی گئی۔ وہ آج سے پہلے کبھی اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ اس نے نوب پر ہاتھ رکھا، گھمایا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھلتا چلا گیا اور انش وہ پتھرا گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی تو وہ سانس نہیں لے سکی۔ اسے اپنے ارد گرد سب کچھ زمین بوس ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر ڈھہ جاتی، پیچھے سے آتے تہام نے اسے آگے بڑھ کر بر وقت پکڑا اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ تہام نے اسے اپنے سامنے اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ رائما پانی لاؤ، وہ چلایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ششت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کا اشارہ اس دیوار کی جانب تھا جس میں تہام ایک لڑکے کے ساتھ عروسی جوڑے میں ملبوس نہایت دلکش اور خوبصورت تصاویر میں کھڑا تھا۔ ایک مرکزی تصویر تھی جو کافی بڑی تھی اور تقریباً آدھی دیوار پر آویزاں تھی۔ اس تصویر میں وہ شہزادوں سا لڑکا اپنی شہزادی کی جبیں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں بند تھی، دونوں کے لب محبت حاصل ہو جانے کی سرشاری سے مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کے احساس سے مکمل تھے۔ اس مرکزی تصویر کے ارد گرد پوری دیوار چھوٹے بڑے فریم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ شادی کی تصویریں تھیں۔ بلا شبہ وہ تہام کی شادی کی تصویریں تھیں۔ انش نے بے اختیار سانس لینے کی کوشش کی۔ تہام کے ساتھ وہ کون تھی؟ وہ نازک سی کسی کانچ کی گڑیا جیسی کون تھی؟
अंश के दिमाग में ये सवाल हथौड़े की तरह लग रहा था। उसने फटी फटी आंखों से तहाम को देखा। राइमा पानी ले आई थी। उसने आगे बढ़कर पिलाया, जबकि तहाम पुरसकून अंदाज में इससे थोड़े फासले पर बैठ गया। आप ठीक हैं? राइमा ने परेशानी से उसके माथे को छुआ। वो अभी भी फटी फटी आंखों से तहाम को देख रही थी, जो इन तस्वीरों में कितना जिंदा लग रहा था। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे चलना चाहिए। वो कुछ कहे सुने बगैर ही चली गई। राइमा ने उसे पीछे से कई और आवाजें दी थी। रिलैक्स राइमा, तहाम ने पुरसकून अंदाज में कहा। भाई, उसकी हालत देखी थी? ऐसा लग रहा था किसी ने उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया है। अभी तो वो ठीक अंदर आई थी, फिर उन्हें क्या हुआ? वो परेशान हुई थी। कुछ नहीं यार, कोई कॉकरोच या छिपकली देख ली होगी, वो ऐसे ही डर जाती है। राइमा ने उसे खुशमगीन निगाहों से देखा और बाहर आ गई, क्योंकि वो अपने बिस्तर पर वापस दराज हो चुका था। अजीब इत्मीनान था। वो बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में थी। उसका तनफ्फुस फूला हुआ था। वो अभी तक ख्वास बाख्ता थी। उसका दिल डूब रहा था। कौन थी वो? उसने तो कभी उसे देखा भी नहीं था। अगर वो तहाम की बीवी थी तो थी कहाँ? आज तक तहाम ने जिक्र तक नहीं किया था उसका, ना ही किसी और ने कभी उसे बताया। हजारों सवाल उसके जहन को माउफ कर रहे थे। बरसों पहले होने वाली मुख्तसर मुलाकात उसके जहन में नहीं थी। वही मुलाकात जिसमें वो तहाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। अचानक उसका फोन बजा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा। देखकर वो थम गई। दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने गायब दिमागी से फोन अटेंड कर लिया। अंश, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, ये आपकी जान बचाने के लिए है। अंश के आंसू तेजी से निकल रहे थे। वो कुछ समझ न सकी। अंश, मैं आपका हमदर्द बोल रहा हूँ। मैं तहाम के पास से बखूबी वाकिफ हूँ, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि मैं उसका हिस्सा था। वो सांस लेने के लिए रुका। अंश का दिल तेजी से धड़क रहा था। अंश, आप मुझे जानती नहीं है, लेकिन आपकी जान बचाना मेरा फर्ज है। आप जिस शख्स की मोहब्बत में मुब्तला है, वो शख्स कई लोगों का कातिल है। अंश का दिमाग साई साई करने लगा। दिल शिद्दत से धड़कता सीना चीरने लगा। वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह पाई और बेड के साथ ही नीचे बैठती चली गई। तहाम ने क्या क्या कुछ उससे छुपा रखा था। सब कुछ बिखरता जा रहा था। उसने अपनी बीवी और उसके आशिक को सरेआम कत्ल कर दिया था। मैं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। अंश का दिमाग उस एक एक लफ्ज की नफी कर रहा था। ये मुमकिन ही नहीं था। तहाम ने आज तक किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो किसी इंसान का कत्ल कभी नहीं कर सकता था। उसका दिल पुकार रहा था, अंश, आप अपनी जान बचाएं। वो शख्स किसी का नहीं है। उसने पीछे से मुतअद्दिद फायरिंग्स की आवाज आई थी। गाड़ियों के टायर चिरचिराने और कुछ लोगों के तेज तेज बोलने की आवाज अंश को फोन में सुनाई दे रही थी। टूटती सांसों के बीच एक सिसकी थी जो उसने सुनी थी। बदर के लहूलुहान बदन से जान निकल गई थी। वो अपना काम कर चुका था। ऐसा कैसे हो सकता था? उसने कितना चाहा था उसे, लेकिन कोई कैसे इतने आराम से उसे उससे छीन कर ले गया? कोई कैसे उसे ये बता गया कि वो कातिल है? कैसे? वो मुश्तइल हुई। उसने उठकर एकदम ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें उठाकर नीचे फेंकना शुरू कर दी। उसके हाथ जो भी चीज लगी, उस लम्हे सब निस्तो नाबूद हो गया। बिल्कुल उसके अंदर की तरह चूर हो गया। उसके हाथ शो पीसेस ठा की आवाज से टूटते जा रहे थे। अचानक एक कांच उसके हाथ पर जख्म दे गया और खून फैलता चला गया। वो खजियानिया अंदाज में चिल्लाई। वो चिल्ला रही थी, इतनी शिद्दत से जितनी उसके वजूद में सकत थी। वो चिल्ला रही थी। उसकी मुलाजमा दौड़ कर आई। उसने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं संभल रही थी। वो मसलसल रो रही थी, चिल्ला रही थी, तहाम को पुकार रही थी। मुलाजमा ने उसे नींद की गोलियां दे दी और फिर उसके सोने के बाद वो सफाई में जुट गई। रात के 10 बजने वाले थे। तहाम मसलसल अंश को कॉल्स कर रहा था, मगर उसका नंबर बंद था। पहली बार उसे परेशानी हुई। उसने अंश के घर जाने का सोचा। अंश के घर पहुंचा तो उस मुलाजमा ने उस दिन को पेश आने वाले वाक़ये के बारे में बताया। वो परेशान हो गया था। तहाम दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुआ तो अंश को देखते ही तहाम का रंग उड़ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। आंखें सुर्ख मुतवर्रिम थी। हाथ में पट्टी उसकी जख्मी हालत का पता दे रही थी। चेहरे का रंग बहुत हद तक मांद पड़ चुका था। उसने आज से पहले कभी उसे इस हाल में नहीं देखा था। इतनी बिखरी हुई हालत उसकी खुना नवाज की मौत पर भी नहीं हुई थी। तहाम तासुरात लिए उसके पास आकर बैठ गया। ये सब तुमने किया? वो शर्त रह गया। अंश ने निगाहें फेर ली। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं जानती, तहाम ने अफसुर्दा लहजे में कहा। मैं मर जाऊंगा तहाम, मैं मर जाऊंगी तहाम। मुझ पर रहम करो। तुम्हारे बगैर सांस लेना दोबर है मेरे लिए। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुम मेरी जिंदगी से चले गए।
उसके लहजे की शिद्दत ने तहाम को झटका कर रख दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तहाम? मैंने कितना चाहा है तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी में कोई और। उससे जुमला मुकम्मल ना हो सका। अंश की आंखों से एक बार फिर आंसू रवां हो गए। वो सारों की तार रो रही थी। वो बीवी थी मेरी। तहाम ने तकलीफ से उसकी बात काटी। अंश ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। वो देख सकती थी कि तहाम की आंखों में नमी की लकीर उभरी थी। अब कहाँ है वो? खो चुका हूं मैं उसे। तहाम के दिल में ठेस उठी। तुमने उसे मार दिया? अंश फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। अंश, मैं उसकी मोहब्बत में सांस लेता हूँ। उसका ख्याल है तुम? मैं अभी तक जिंदा हूँ। तुम्हें लगता है मैंने उसे मारा? मैंने कभी उस पर आंच नहीं आने दी और तुम मारने की बात कर रही हो। तुम्हारे बाबा को भी यही लगता था कि मैंने हानि को मारा है, मगर कोई भी इस हकीकत से वाकिफ नहीं अंश कि उस दिन क्या हुआ था। मैं अपनी बीवी के नाम के कसीदे लोगों को नहीं सुना सकता। मैं बर्दाश्त कर गया कि लोग मुझे कातिल कहें, मगर ये नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि कोई मेरी बीवी के मुतालिक बात करे। मैं जुबान खींच लूंगा उनकी। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। चेहरे पर गैज़ो गज़ब तारी था। गर्दन और बाजू की रगें तनी हुई थी। उसके पूरे वजूद में आग भड़की हुई थी। मैंने अपनी हर सांस पर उम्मे हानि से मोहब्बत की है। मैं मर जाऊंगा मगर किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। ऐसे मत कहो तहाम, मैं मर जाऊंगी। तुम ऐसे मत करो मेरे साथ। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया था? हाँ, उसका हाथ थामे रोते हुए कह रही थी। उसने बेदर्दी से अपने गाल पर फैलते सैलाब को रगड़ा। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा था अंश। मेरी जिंदगी है ये, कोई अलिफ लैलवी दास्तान नहीं जो चौक में खड़े होकर हर किसी को सुनाता फिरूं। एक कतरा तहाम की आंखों से टूटकर अंश के हाथ पर गिरा। वो बेयकीनी से तहाम को देख रही थी। वो देख सकती थी कि वो कितने कर्ब में था। 5 साल के कर्बनाक अरसे के बाद बिलाहे तहाम का जब्त टूट गया। तहाम ने बोलना शुरू किया तो कहता चला गया। सब कुछ उसे बताता चला गया। 5 साल पहले होने वाले वाकया, बल्कि पिछले तमाम सालों में जितनी उसने तकलीफ और अजियत बर्दाश्त की थी, सब कुछ कहता चला गया। अपने उजड़ने की कहानी खुद अपने मुंह से सुनाते हुए कर्ब और अजियत में गिरफ्तार टूटा हुआ तहाम इन तमाम बातों, जज्बात, एहसासात, तकलीफ, इस्तराब, कर्ब, अजियत से एक बार फिर गुजर रहा था। वो नहीं बताना चाहता था, नहीं दोहराना चाहता था। वो सब कुछ दोबारा झेलने की हिम्मत नहीं रखता था, मगर जब बोला तो बोलता चला गया। रोया तो जारो जार रोता ही चला गया। उसकी तड़प पर हवा तक रुक कर बैठ कर रही थी। अंश दम साधे उसे सुन रही थी। उसने आज से पहले कभी उसकी ये हालत नहीं देखी थी। कभी तुमने जान निकलते देखी है? यह महसूस किया है जान कुनी के कर्ब को? इस वक्त अगर कोई तहाम को देखता तो जान लेता कि जान कैसे निकलती है। तहाम ने उम्मे हानि को अपने बाजू में लिया और बाहर की जानिब भागा। उसकी नाक से तेजी से खून उमड़ रहा था। सीढ़ियों से उतरते वक्त तहाम मसलसल हल्क के बल चिल्ला रहा था, अबान गाड़ी निकालो, अबान। घर में कोहराम टूटा पड़ा। अबान भागकर गाड़ी निकालने गया था। तमाम लोग तहाम की जानिब बढ़ रहे थे। उम्मे हानि का दाया रुखसार तहाम के सीने पर ऐन दिल के मकाम पर लगा हुआ था। उसने उसकी गर्दन लड़कने नहीं दी थी। तहाम को खबर ना हो सकी कि कौन कौन गाड़ी में था। उसे बस ये खबर थी कि वो गाड़ी की बैक सीट पर था। उम्मे हानि का सर उसकी गोद में था। वो मुसलसल बेकरारी से उसकी नाक से उबलते खून को अपनी उंगलियों से पहुंचने की कोशिश करता और फिर उसे अपने सफेद कुर्ते के सीने से रगड़ देता। उसे बस ये खबर थी कि वो उम्मे हानि को खो रहा था। उसके हाथ बेजान हो रहे थे। उसके कान में कोई आवाज नहीं पड़ रही थी। उसका दिमाग उसकी बिसारत में उभरने वाले मनाजिर को समझने की नफी कर रहा था। उसे खबर ना थी वो कैसे अस्पताल पहुंचा। हर चीज स्लो मोशन में नजर आ रही थी। वो गाड़ी से निकल रहे थे। उम्मे हानि को स्ट्रेचर पर डाला जा रहा था। तहाम का सीना खूनालूद था। अबान चिल्ला रहा था, मगर उसकी आवाज तहाम को सुनाई नहीं दे रही थी। स्ट्रेचर इमरजेंसी में जा रहा था। वो सब पीछे ही रह गए थे। तहाम ने अपने खूनालूद हाथों को देखा और वह जमीन पर बैठता चला गया। कितने घंटे गुजर चुके थे किसी को कुछ मालूम न था। इमरजेंसी का कॉरिडोर घर वालों से भरा था। कोई बेंच पर बैठा था, कोई खड़ा तसल्ली दे रहा था, कोई पानी लेने गया था। बस सब सिर्फ एक जुमला सुनना चाह रहे थे, उसे कुछ नहीं होगा, मगर कोई कह नहीं पा रहा था। वहां मौजूद किसी शख्स में बोलने की हिम्मत नहीं थी। सबके दिलों और जुबानों से बस एक ही दुआ जा रही थी कि खुदाया उम्मे हानि की जान बच जाए। तहाम दीवार से टेक लगाए एक घुटना मोड़े खड़ा था। सर दीवार से टेक रखा था।
आंखें कहीं हला को तक रही थी। उसकी बिसारत में मंजर गर्दिश कर रहे थे। वो 6 साल का था और उम्मे हानी 4 साल की थी। उम्मे हानी अपनी अम्मी और ताई के साथ पॉलर गई थी। जब घर आई तो उसके कद्दू से नीचे तक आने वाले स्याह चमकीले बाल अब सिर्फ कानों को छूकर लटक रहे थे। लाउंज में गला फाड़ फाड़ कर रोने की आवाज गूंज रही थी। तहाम बार बार उम्मे हानी के गड्ढे बालों को अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से छूता और पहले से ज्यादा जोर से रोता। उम्मे हानी कभी बेबसी से उसे देखती और कभी हंसी छुपाती अपनी अम्मी और ताई को। उम्मे हानी अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से तहाम के चेहरे पर बहने वाले मोटे मोटे आंसू को साफ कर रही थी। नक्श मिट गया और अगला नमूदार हुआ। वो दोनों बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे और एक ही एकेडमी में जाते थे। शाम का वक्त था और वो दोनों एकेडमी से निकल रहे थे। उम्मे हानी अपनी कोई बुक क्लास में भूल आई थी, वही लेने तहाम वापस गया था। वो थोड़ा सा आगे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी जब एक लड़का उससे बात करने के बहाने उससे मस्ती कर रहा था। वापस आते तहाम की उसे देखकर तेवरियां चढ़ गई। वो तेजी से आगे आया और तेज आवाज में दौड़ा, चलो। वो उम्मे हानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। उम्मे हानी, मुझे नोट्स दे दो। उसने पीछे से उसका नाम ऊंची आवाज में पुकारा कि आसपास आने जाने वाले आराम से सुन सकते थे। उम्मे हानी, बात तो सुनो यार। वो हंस पड़ा। तहाम की पेशानी के बल मजीद तन गए। उसकी गिरफ्त उम्मे हानी के हाथ पर मजीद मजबूत हुई, इतनी कि उम्मे हानी ने तकलीफ महसूस की। हम नोट्स नहीं देंगे। तहाम ने मुड़कर दांत पीस कर जवाब दिया, तुझसे तो कोई मांग भी नहीं रहा। चलो तहाम। उम्मे हानी ने बिगड़ती सूरत हाल से परेशान होकर कहा। उम्मे हानी, यार नोट्स तो दो ना। अब की बार वापस कर दूंगा, उसने हंसते हुए कहा। इन लोगों के दरमियान चंद कदम का फासला था। हम तुम्हें नोट्स नहीं देंगे, तहाम एक एक लफ्ज चबाकर बोला था, और अब तुम उसका नाम नहीं लोगे, समझे? वो लड़का आगे बढ़कर तहाम के मुकाबले आ गया। दोनों के बीच सिर्फ 2 फुट का फासला रह गया था। अकेडमी से निकलने वाले लोग बिगड़ती सूरत हाल से महसूस हो रहे थे। उम्मे हानी ने तहाम का बाजू खींचा। चलो तहाम। तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? बाप लगते हो उम्मे हानी के। वो लड़का उसकी आंखों में देखकर हासी ऊंची आवाज में बोला। तहाम के असाब मजीद तन गए। उसने बढ़कर उसका गिरिबान पकड़ा और उसकी नाक पर सर दे मारा। एक घूंसा उसके सीने में जड़ा। अब सूरत हाल ये थी कि वो लड़का जमीन पर खून आलूद मुंह के साथ पड़ा था और तहाम घुटना उसके सीने पर रखे चिल्ला रहा था, अब नाम लिया तो जुबान ऐसे काटूंगा कि अली बे पे में से कुछ भी नहीं बोल सकोगे। उसने एक घूंसा उसके मुंह पर मारा जिससे उसका दांत हिल गया। फिर पूछना क्या लगता हूँ मैं उम्मे हानी का? तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। तहाम उसके ऊपर से उठा और नीचे खड़ी उम्मे हानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। उम्मे हानी ने खौफ से रोना शुरू कर दिया था। वो काफी आगे आ गए थे जब तहाम ने रुककर एक नजर उसे देखा। चुप करो ना, कहा था ना मैं तुम्हें घर में पढ़ा दूंगा, मगर तुम्हें शौक था मेरे साथ आने का। अब खामोशी से एंजॉय करो। तहाम हंसने लगा। उसके रोने में मजीद तेजी आ गई। तहाम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो मैट्रिक का लड़का अपने कदो कामत से बड़ा लगता था। उम्मे हानी ने रुककर उसे देखा। उसका चेहरा डूबते सूरज की रोशनी से चमक रहा था। मेरी बात गौर से सुनो हानी, अगर आज उसका मुंह बंद ना करता मैं, तो कल मेरी गैर मौजूदगी में कोई और ये हरकत करता और तुम बस खड़ी होकर रोने की मशक करती। ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ तुम होगी वहाँ मेरी मौजूदगी यकीनी है। अगर कोई भी ऐसी हरकत करेगा या कोई लफंगा तुम्हें देखने की जुर्रत भी करेगा तो यकीन करो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। हानी, तहाम ने मजबूत लहजे में उसे बहुत बातों का यकीन दिलाया था। तुम्हें डर नहीं लग रहा? उम्मे हानी को सिर्फ उसकी फिक्र थी। तहाम उसके आगे से हटकर वापस बराबर में आ गया और मुस्कुराकर उसकी जानिब देखने लगा। तुम्हें लग रहा है ना हानी? काफी है। उसने शाने उचकाए। उम्मे हानी ने हवकी से नजरें घुमाई तो सामने दौरानी हाउस था। घर जाकर जो पेशी लगनी थी उसने घबराई हुई नजरों से तहाम को देखा जो न जाने क्या कहानी बनाने वाला था। ये कोई पहली बार तो ना था कि तहाम ऐसी हरकत करे और उम्मे हानी पहली दफा परेशान थोड़ी हुई थी। मंजर बदल रहा था। तहाम के सर में दर्द हो रहा था। वो चाय पीने के लिए ऊपर जा रहा था। लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने कमरे से निकलती उम्मे हानी को देखकर रुक गया। वो रोती हुई अपने आंसू पहुंच रही थी मगर वो और तेजी से निकल रहे थे। उसका दिल धड़का था। तहाम तेजी से आगे बढ़ा। क्या हुआ है? कुछ नहीं, उम्मे हानी ने नाक सुकेड़ते हुए नम आंखों आवाज में कहा। ऐसे क्यों रो रही हो? फिर मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? मैं कॉलेज गई थी तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे चॉकलेट्स दी थी। और आबान? वो मजीद ना कह सकी और रोने में तेजी आ गई। तहाम को समझने में देर नहीं लगी। रोना बंद करो तुम, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं कुछ करता हूँ और इस आबान को मैं देखता हूँ। आंसू की रफ्तार में कमी हुई थी। वो सर हिलाकर चाय बनाने चली गई। उसे यकीन था मसला हल हो जाएगा। तहाम का सर दर्द से फट रहा था मगर क्या करे?
जिसे देखकर दिल धड़कता है, उसकी आंखों में आंसू देखकर धड़कनें बेकरार हुई थी। अब अगर वो उस दिल की दवा नहीं करेगा और अगर दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो वो तो मारा जाएगा, तहाम ने मुस्कुराते हुए सोचा। जब तक वो चाय बनाकर लाउंज में आई, नीचे गाड़ी के रुकने की आवाज आई। तहाम वापस आ गया था। उसने ऊपर लाउंज में आकर सोफे पर बैठते हुए टेबल पर एक बॉक्स रखा। वो काफी बड़ा बॉक्स था। लाउंज में इस वक्त मुदस्सिर दुरानी और फारिया दुरानी बैठे थे। तहाम ने नजरों से एक दफा बॉक्स को देखा और फिर कमरे की तरफ इशारा किया। उम्मे हानी की आंखें चमकी और वह खामोशी से बॉक्स उठाकर कमरे में दौड़ गई, लेकिन जाते जाते उसके पैरों में कुछ गिर गया था। फारिया चच्ची ने उठा लिया था। तहाम इस वक्त ऊपर कैसे? फारिया दुरानी ने मुस्कुराकर तहाम से पूछा। यार चच्ची, वो नीचे रहने वाली खवातीन अच्छी चाय नहीं बनाकर दे रही, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको खिदमत का मौका दिया जाए। तहाम ने सुकून से चाय पीते हुए शरारत से कहा तो फारिया दुरानी मुस्कुराने लगी। सब बखूबी वाकिफ थे कि तहाम उम्मे हानी की चाय का दीवाना था। और बेटा जी, इस डिब्बे में क्या था? अल्लाह अल्लाह चच्ची, इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हैं? यकीन करें इसमें कोई बारूदी मवाद नहीं था। तहाम ने आंखें घुमाई। हाँ जी बेटा, बारूदी मवाद तो हो ना हो, लेकिन जो चॉकलेट का बिल है ना, ये तुम्हारी पॉकेट मनी से दुगना है। चच्ची ने मुस्कुराकर बिल आगे किया। तहाम ने गैर आरामदेह होकर पहलू बदला। चच्ची, उसके पेपर्स होने वाले हैं और चॉकलेट्स मेमोराइज करने में हेल्प करती है। उसने चाय का कप वापस टेबल पर रखा। यार, मेरे पेपर्स में तो तुझे ऐसी बातें क्यों नहीं याद आती? अबान ने लाउंज में आते हुए कहा। अपने कमरे से निकलते हुए उसने तहाम का आखिरी जुमला सुन लिया था। तुम मुझे नीचे मिल, कुछ हिसाब किताब निकल रहा है तेरी तरफ, सारी बातें और हरकतें याद है मुझे। तहाम ने उसे घूरा। अबान सर झटक कर हंसने लगा। चच्ची, मैं चलता हूँ, कब भिजवा दूंगा। उसने मुस्कुराकर फारिया दुरानी को देखा और कप लेकर नीचे चला गया। फारिया दुरानी अब बाकायदा हंस रही थी। टीवी की आवाजें और मुदस्सिर दुरानी की आवाज उसकी कानों में पड़ रही थी। तमाम आवाजें मध्यम होती जा रही थी। मंजर हवा में तखय्युल हो रहा था। यादें थी कि एक के बाद एक की सूरत में उभर रही थी। कहीं वो रोती थी, कहीं हंसती थी, कहीं अबान के पीछे भाग रही थी, कहीं वो दोनों कॉलोनी के फुटपाथ पर वॉक कर रहे थे, कहीं सब घर वाले ईद की शॉपिंग कर रहे थे, कहीं वो उम्मे हानी की पसंदीदा आइसक्रीम लिए खड़ा था और उम्मे हानी हंस रही थी। पूरी जिंदगी के मनाजिर जैसे इस लम्हे में उसकी बसारत में उभरने की कोशिश कर रहे थे। इतनी जल्दी जल्दी आगे पीछे मनाजिर उभर रहे थे कि एकदम तहाम ने आंखें मीच ली। अबान? तहाम ने आंखें खोली, लेकिन सर हनूज उसी हालत में था। अबान पास ही था, वो भी इस तरह दीवार से टेक लगाए खड़ा था। वो मुतवज्जो हुआ, लेकिन रूह नहीं फेरा। यार, मैंने तेरे साथ क्या किया था उस दिन जब तूने उम्मे हानी की चॉकलेट्स खाई थी और मैं दोबारा लेकर आया था, जब वो फर्स्ट ईयर में थी? क्यों तुझे भूल गया है? नहीं, बस तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बता ना। अगले दिन जब मैं उठा था तो मेरे पूरे बिस्तर पर कॉकरोचेस पड़े हुए थे। मेरे कंफर्ट, मेरे कपड़ों, मेरे कबर्ड, मेरी हर चीज कॉकरोच से भरी हुई थी। फिर मुझे सारी चीजें निकाल कर धोनी पड़ी थी। पूरा कमरा क्लीन करवाया था। अबान का मुंह बिगड़ गया। तहाम सर झटक कर हंसा। वो दोनों इसी तरह खड़े थे। तहाम अपनी जगह से हटा और अपने साथ खड़े दीवार से टिक के अबान के गले लग गया। तहाम का रुख दीवार की जानिब था। अबान, तू मेरी जान है, तहाम ने धीरे से उसके कान में बोला। हर दूसरे बंदे को तू यही कहता है? अबान ने हल्की सी सरगोशी की। यार, मैं बंदों को नहीं कहता, वो बहुत संजीदगी से बोला। मुझे पता है तू बहुत बेगैरत है। अबान ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला। चल दूर हट मुझसे। तहाम मुस्कुराता हुआ वापस अपनी जगह पर आ गया। बीते मनाजिर उसकी बिसारत तो दोबारा उभरने लगी। घर के सारे बच्चे लूडो खेल रहे थे। राइमा छोटी थी तो गैर जानिबदाराना तौर पर सबकी मदद कर रही थी। खेल अपने अरूज पर था। उम्मे हानी की 4 गोटियां रहती थी। अबान की 2, मलिहा की 2, तहाम की आखिरी थी। उम्मे हानी की गोट तहाम की गोट से आगे थी। तहाम ने पहले भी 3 दफा उम्मे हानी की गोट नहीं मारी थी। जब भी तहाम उसकी गोट मारने लगता, उम्मे हानी ऐसी रोहानसी शक्ल बनाकर उसे देखती कि वो ठंडी आग भरकर उसकी गोट छोड़ देता। मलिहा तो बाकायदा तौर पर उसे 2 मुक्के लगा चुकी थी। अबान भी होनहार नजरों से उसे देख रहा था कि अब ये क्या फैसला करता है। तहाम ने एक मुस्कुराती नजर उम्मे हानी पर डाली जो उसे मदद तलब नजरों से देख रही थी। उसने शरारती नजर अबान और मलिहा पर डाली और लूडो का पूरा बोर्ड उलट दिया और यूर वेलकम कहता तेजी से बाहर भाग गया। क्या मुसीबत है, आइंदा नहीं खेलूंगी इस मक्कार के साथ। मलिहा तिलमिला कर रह गई। अबान भी गुस्से से लूडो को ठुड्डे मारता उठ गया और उम्मे हानी सर पीछे फेंक कर जोर से हंसने जा रही थी।
मलिहा और राइमा का गुस्से से बोलने और उम्मे हानी की हंसी की आवाज मद्धम हो रही थी। एकदम इमरजेंसी थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर के बोलने की आवाज आई। वो नर्स को हिदायत जारी करती अपना मास्क उतारती निकल रही थी। डॉक्टर, सब तेजी से डॉक्टर की जानिब बढ़े। क्या हुआ है उसे? उम्मे हानी कैसी है? मुदस्सिर दौरानी तेजी से बोले। डॉक्टर ने एक नजर उन तमाम पर डाली। ब्रेन हेमरेज। दूर खड़े तहाम के कदम लड़खड़ाए। मुदस्सिर दौरानी गिरते गिरते बच्चे थे। फारिया दौरानी की घुटी घुटी सी चीख निकली। वो बेंच पर ढह सी गई। हमने 4 घंटे लगातार कोशिश की है कि उसे होश आ जाए, मगर अभी तक वो होश में नहीं आई। ब्रेन में डैमेज होने वाली वेन ऐसी नहीं थी कि जिसमें उनकी डेथ होती, मगर बहरहाल उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। अगले 72 घंटे उसकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। अगर उसे होश आ गया तो पता चलेगा कि कोई मेमोरी लॉस तो नहीं हुआ, और अगर उसे होश ना आया तो उसने उनकी फख्रज़दा चेहरों को देखा। उसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे इन के बदन से सारा खून निचोड़ लिया गया था, तो वो कोमे में जा सकती है। तहाम ने बेख्तियार सांस लेने की कोशिश की। दिल फटने वाला था। खून की गर्दिश इतनी मदम हो गई कि उसका दिल बस रुक ही गया। वो सरवाइव कर सकेगी या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। उसने एक नजर उनके नकाहत ज़दा चेहरों पर डाली। कोई एक चेहरा ऐसा ना था जिस पर कोई जिंदगी का रंग बाकी हो। तहाम दीवार के साथ नीचे बैठता चला गया। दिमाग साए साए कर रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अंदर कुछ टूट गया था। शायद यकीन था। उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो सांस लेना भूल गया था। फटी फटी आंखों से हलाक को घूर रहा था। लाशऊर में यही पुकार हो रही थी कि ये एक ख्वाब है, अभी तुम जाग जाओगे। मगर ये ख्वाब तो टूट ही नहीं रहा था, बल्कि उसे महसूस करने वाला टूट चुका था। इस एक शब्द सब कुछ बिखर गया था। वो किसी और की हो जाती या बर्दाश्त कर लेता तहां, मगर उसे यूं मरता देखकर अपना दम अटक गया था। कुछ बेयकीनी थी। उसका वो खून आलूद चेहरा बार बार नजरों के सामने आ रहा था। वो हंसती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई, लड़ती हुई उम्मे हानी का चेहरा, मगर इन पर खून आलूद चेहरा सबकत ले जा रहा था। उसने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली। उसे अपने पूरे वजूद में आग जलती हुई महसूस हुई। उसने शोलावार निगाहें उठाई। गैज़ो गज़ब से उसका वजूद लरज़ रहा था। उसके चेहरे पर तारी कहर जान निकाल रहा था। मैं उस जावियार की जान ले लूंगा। वो बिपरे हुए शेर की मानिंद उठा। अबान ने तेजी से आगे बढ़कर उसे जकड़ा। वो इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा था। तहाम अबू बकर दौरानी के करख्त आवाज पर वो साकित हो गया। बाबा, जावियार हमारी हानि को ब्लैकमेल कर रहा था। वो खुद को अबान की गिरफ्त से आजाद करवाता अबू बकर और मुदस्सिर दौरानी की जानिब बढ़ा। मलिहा मुंह पर हाथ रखे अपनी जगह साकित रह गई। वहां एक और क़यामत टूटी थी। हानि ने मुझे खुद बताया है, वो जावियार से मोहब्बत नहीं करती बाबा। वो बेकरारी से उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था। वो इतने अरसे से उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही थी और हम समझ ही नहीं सके। उसने कहा मैंने जावियार से शादी करनी है और हम सब इतनी आसानी से मान गए। मैं काम के लिए गया हुआ था, अभी मरा नहीं था, जो मेरी गैर मौजूदगी में उसका निकाह तय कर दिया आप लोगों ने। वो घरा रहा था। मुदस्सिर दौरानी पथरा गए। मैं उस शख्स की जान ले लूंगा जिसने मेरी हानि को अजियत दी है। उनकी आंखों में खून उतर आया। तहाम कंट्रोल करो खुद को। अबू बकर दौरानी ने उसे कंधों से थामा। बाबा, मैं खुद को अब भी कंट्रोल करूं? मेरी हानि मर रही है। उसका जिम्मेदार जावियार अफंदी है। मैं उसकी एक एक सांस मुश्किल कर दूंगा। उसकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी हानि को अजियत देने की? वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मैंने उससे इतनी मोहब्बत की है कि जब उसने मुझे बताया कि वो जावियार से शादी करना चाहती है तो मैं उसकी ख्वाहिश का पाबंद हो गया। मैंने आज तक उसकी मर्जी के खिलाफ बात नहीं की, तो मैंने कैसे उसकी ख्वाहिश को रोन देता? बाबा, मेरी सारी जिंदगी उसकी मोहब्बत में गुजार सकता हूँ। मुझे उसकी खुशी, उसकी मोहब्बत से ज्यादा सब कुछ अजीज, कुछ भी अजीज नहीं है। अपनी जान भी नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। सब पर सख्ता तारी था। अबू बकर दौरानी ने उसे अपने सीने में भींच लिया। बाबा, उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा यार। वो इतना तड़प कर बोला कि अबू बकर दौरानी की रूह कांप उठी। उसे कुछ नहीं होगा मेरी जान, कुछ भी नहीं। अबू बकर दौरानी उसे अपने साथ लगाए बोले। उन लोगों ने कैसे आंखें बंद की, उन सब पर यकीन कर लिया। उन दोनों की मोहब्बत तो दुनिया देख सकती थी, फिर वो लोग कैसे उसे नजरअंदाज कर बैठे। कितनी बड़ी भूल हो गई थी कि उम्मे हानी जिंदगी के दहाने पर मौत की मुंतजिर खड़ी थी।